Okay, Assalamu alaikum. Do you hear me? Hello. वालेकुम सलाम सर। जी, आवाज़ आ रही है। Okay, that is good. Thank you very much, Moise, for letting me know that I'm audible. Okay. मेरा ख्याल है कि आज थोड़ा सा प्रेजेंटेशन टॉपिक्स का डिस्कस कर लेते हैं। LMS पे मैंने एक लिंक अपलोड किया है, एक्सेल की शीट है, उस लिंक को खोल लें और उसमें मुझे अपने ग्रुप्स बना दें। उसी शीट के अंदर मैंने ग्रुप नंबर लिख दिए हैं और एक लेआउट बना दिया है। तो आप लोग मुझे ग्रुप्स बना दें, मैं आगे टॉपिक्स लिख दूँगा। ग्रुप बनाते हुए ये ख्याल कीजिएगा सिर्फ पेयर्स में प्रेजेंटेशन देनी है, कोई से भी दो लोग, नॉट मोर देन टू। अगर किसी का ग्रुप नहीं बन पा रहा किसी के साथ और कंपैटिबिलिटी नहीं है तो ठीक है, अकेले प्रेजेंटेशन भी साइन कर दूंगा, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप लोग दो की फॉर्म में प्रेजेंटेशन टॉपिक्स दो। उसी प्रेजेंटेशन टॉपिक की हम असाइनमेंट लेंगे एक, और असाइनमेंट सबमिशन की डेडलाइन भी मैं अनाउंस कर दूंगा जल्दी। तो आज अभी आप लोग LMS खोलिए, वीक 4 में मैंने एक्सेल की शीट का एक लिंक अपलोड किया है, उसको ओपन करें और उसमें सीरियल वाइज अपने नाम लिखते चले जाएं ग्रुप मेंबर्स के, एंड लेटर ऑन आई विल ऐड द प्रेजेंटेशन टॉपिक इन फ्रंट ऑफ योर नेम्स। और फिर हम वन बाय वन वीकली बेसिस पे प्रेजेंटेशन डेट्स असाइन करते जाएंगे और प्रेजेंटेशन होती जाएंगी। So go to the LMS and open the Excel sheet.
Okay, you have maximum 10 minutes to complete this activity. So be quick to decide your group members and write down in the list. After that, we have some other agenda in this class. We would be talking about some new topics here. सर कौन से नंबर की बात कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप बनना है? जी सॉरी, सर मैंने सुना नहीं, मैं कह रहा हूँ ये रिपीट कीजिए, कौन से नंबर कितने ग्रुप बनाना है? सुफियान, प्रेजेंटेशन के लिए ग्रुप्स बनाने हैं आप लोगों ने, ग्रुप्स नहीं, पेयर्स बेसिकली। एंड जस्ट गो टू द LMS, ओपन द वीक 4। वहाँ पे एक्सेल की शीट का एक लिंक है, उसको ओपन करो और वहाँ पे नाम लिख दो तुम्हारा जिसके साथ भी ग्रुप है बनाना चाहते हो। तो मैं फिर उसमें आज की क्लास के बाद उसी शीट में प्रेजेंटेशन टॉपिक्स ऐड कर दूंगा और आप वहाँ से टॉपिक देख के प्रेजेंटेशन तैयार करना शुरू कर दीजिएगा और फिर रैंडमली प्रेजेंटेशन डेट्स असाइन करता जाऊँगा और आप प्रेजेंटेशन देते जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए 10 मिनट की एक्टिविटी ये थी, यू जस्ट हैव टू ओपन द एक्सेल शीट एंड टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स देयर अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस।
एक्सक्यूज मी सर। जी जनाब। सर ये कुछ स्लाइडें ऊपर थी ना, उसमें एक दो स्लाइड थी जो कि आपने सिर्फ यानी कि एक एक लाइन में कवर किया था वो टॉपिक, तो वो बुक में तो काफी लंबा है, तो उसका क्या करना है? तो वो बुक से करना है आपने, अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। नहीं, वो सारा ही बुक से करना है। अगर आपने वो थोड़ा हम्म, डिस्कस किया था, लेकिन वो वहाँ पे तो काफी एक्स्ट्रा चीजें भी थी। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, जो टॉपिक डिस्कस हुआ है वो टॉपिक तो पूरा करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं जो हमने नहीं, फॉर एग्जांपल बाज़ का बुक में ऐसा होता है कि एक टॉपिक चल रहा है और उसके साथ कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं उस बात की, तो वो नहीं डिस्कस करेंगे हम, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो तो पूरा कवर करेंगे ना। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। बाकी बहुत बुक में काफ़ी सारी, जब एक बात एक हो रही होती है तो उसमें बात में बहुत सारी एक टॉपिक की ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस निकल रही होती हैं, सो समटाइम वी हैव टू स्किप इट to keep the topic summarized and to keep the topic to the point. So जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो you would be very clever, उस हिसाब से देखेंगे आप चीज़ें। ओके, चलें ओके ठीक सर। है। एंड सो आई होप यू गाइज हैव रिटन योर नेम्स, मैं अभी देख रहा था शीट में। एनीवेज पढ़ना शुरू करते हैं। ये आप लोग एक्टिविटी आज ख़त्म कर दीजिएगा, और दूसरा मुझे अभी वॉलंटरली बता दें जो क्लास होगी नेक्स्ट थर्सडे, या एक तो ये थर्सडे है इस वीक का, एक अगले वीक का थर्सडे, यानी कि 1 अप्रैल का थर्सडे। 1 अप्रैल को कौन प्रेजेंट करेगा? एनीवन वॉलंटरली। अगर आप खुद को प्रेजेंट करना चाहते हो तो बता देना, तो फिर मैं किसी को 1 अप्रैल की डेट असाइन कर दूंगा। एंड वी वुड स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द 1 अप्रैल। उसके बाद फिर हर क्लास में एक एक प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह हम लेते रहेंगे। तो 1 अप्रैल के लिए मुझे वॉलंटियर चाहिए, कोई एनीवन वॉलंटरली। सर मैं और रेहान अहमद कर लेंगे, रेहान रशीद कर लेंगे। मैं रोमा ताहिर। रेहान, आपका नाम किस लिखा है उस पे ग्रुप सर नंबर पे? मैं सेकंड ग्रुप पे। रेहान अहमद नहीं, सेकंड ग्रुप पे सर मेरे नहीं पास नहीं अभी नहीं, कुछ नहीं आ रहा। रेहान रशीद। सर मैं सर मैं अच्छा टाइप कर हाँ रही हूँ अभी। नौशाद मेरे साथ अच्छा, नहीं है। आप वहाँ पे टाइप कर दें, और मैं उसके सामने लिखने लगा हूँ प्रेजेंटेशन डेट, दैट वुड बी द 1 अप्रैल 2021। ओके, आई हैव रिटन देयर। अच्छा, इसी के सामने मैं टॉपिक लिख दूंगा प्रेजेंटेशन का। मैक्सिमम भी अगर मैं लेट हुआ तो मैं कल तक लिख दूंगा। अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट ऑफ स्टेशन, तो मेरे पास अभी टॉपिक शायद उसमें है डिपार्टमेंट के लैपटॉप और कंप्यूटर में, तो मैक्सिमली आई विल राइट डाउन योर टॉपिक बाय टुमारो, या बाय टुमारो। तो आप उसमें से टॉपिक दे के प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लीजिएगा, और प्रेजेंटेशन की कुछ जनरल गाइडलाइंस प्लीज़ सारे सुन लीजिएगा, बार बार वो ना हो, हमें कन्फ्यूजन ना हो। प्रेजेंटेशन इस तरह से बनाएंगे आप कि दैट शुड बी अ टाइप ऑफ डिस्कशन। बाकी लोग जो हैं उनके सामने भी प्रेजेंटेशन टॉपिक है। आप लोग अगर देख के आना चाहें तो देख के आ सकते हैं कि आज किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन हो रही है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंटेशन के हमारी असेसमेंट क्राइटेरिया जो है दैट वुड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। टोटल 10 मार्क्स की एब्सोल्यूट होगी प्रेजेंटेशन। 4 मार्क्स जो हैं ये टॉपिक रेलिवेंसी के होंगे, कि हाउ रेलिवेंट डेटा यू हैव सेलेक्टेड टू प्रेजेंट, और इसके साथ साथ 4 मार्क्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन स्किल्स के होंगे, कि हाउ perfectly you have presented your topic, and how you interacted with the class, and how properly you tried to convey your thoughts। 8 नंबर हो गए, और उसके बाद जो 2 मार्क्स हैं ये क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, एंड क्वेश्चन आंसर सेशन में the audience will ask the questions to you, and ultimately you will get 2 marks। ओके, इस तरह से 10 नंबर हमारे पूरे हो जाएंगे। एंड ट्राई टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन नॉट टू लॉन्ग एंड नॉट टू शॉर्ट। एंड दूसरा ये भी ख्याल रखिएगा कि प्लीज़ स्लाइड्स ओवरलोडेड ना हो, क्योंकि जो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं उसके अंदर स्लाइड्स की प्रिपरेशन, स्लाइड से आप रीडिंग तो नहीं कर रहे, इस तरह की चीज़ें मैं नोट करके उसके हिसाब से मार्क्स दूंगा। सो ट्राई टू बी वेरी प्रोफेशनल in assignment preparation as well as assignment presentation।
तो अगर उसमें कोई क्वेश्चन हो आपको, फॉर एग्जांपल यू हैव असाइन्ड विद अ टॉपिक दैट इज टू डिफ़िकल्ट, और आपको लग रहा हो कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड यू नीड सम हेल्प, तो उसमें आप डिस्कस करें आपस में पहले। और अगर फिर भी लगता है तो फिर मेरे पास शायद कोई रिसर्च आर्टिकल पड़ा हो, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बड़े इजीली आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ ट्राई टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन नॉट फ्रॉम विकीपीडिया से डेटा मत लीजिएगा। विकीपीडिया का डेटा जो है दैट इज़ नॉट रिलायबल। किसी बुक से ले लें, रिसर्च आर्टिकल से ले लें, या और बहुत सारे अथेंटिक वेब सोर्सेज हैं वहाँ से ले लें, लेकिन एटलीस्ट डेटा जो है वो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी कोई वैलिडिटी हो। अच्छा, जो असाइनमेंट आप देंगे वो इसी टॉपिक पे असाइनमेंट प्रिपेयर करके देंगे। मैं उस पर टर्निटिन पे क्लास बना के उसके आपको पासवर्ड सेंड कर दूंगा, या अगर आपके पास पहले हैं, आप किसी क्लास में एनरोल हैं, तो मुझे बता दीजिएगा, हम उसी के पासवर्ड टीचर से रिक्वेस्ट करके यूज़ कर लेंगे। और उस पर आप मुझे सबमिट कर दीजिएगा प्रेजेंटेशन, और सॉरी असाइनमेंट एट द टर्निटिन। वही टर्निटिन पे लेस देन 19% सिमिलरिटी इंडेक्स काउंट करेंगे। असाइनमेंट में जो नंबर होंगे वो 3 4 5 चीज़ों के होंगे। वो भी अभी बता दूं या चलें वो बाद में बता दूंगा कि असाइनमेंट का जो असेसमेंट क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा। एनीवेज, अगर आप अभी से अपनी प्रेजेंटेशन असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। बाकी इंशाल्लाह हर वीक में प्रेजेंटेशन के बाद हम ये डिसाइड कर लिया करेंगे कि अगले वीक में कौन प्रेजेंट करना चाहता है। मोस्ट प्रोबेबली हम उसी पे चलेंगे, जैसे जो प्रेजेंट करना चाहे वो कर ले। लेकिन हाँ, अगर किसी वीक पर कोई नहीं होगा तो मैं फिर अपने खुद से असाइन कर दूंगा टॉपिक। Anyways, this was all about for the presentation guidelines. If you guys have any question, you may ask up to this one. Yeah. Excuse me, sir. Mm-hmm. सर ये जो प्रेजेंटेशन है वो पेयर ही हो सकते हैं, मतलब 3 लोग नहीं या 4 समझा, लोग नहीं हो सकते? नहीं समझा। वो इतने सारे जब लोग होते हैं तो दिस जी इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द एवेलुएटर टू चेक कि किसने कितना पार्ट प्ले किया है प्रेजेंटेशन बनाने में, तो बड़ा मसला हो जाता है उसमें। जी फिर जी हम बीइंग स्टूडेंट करते ये हैं कि यार तुम प्रेजेंटेशन बना लेना, प्रेजेंट हम कर लेंगे वगैरह वगैरह, मैं ये बना लूँगा तुम वो। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि उसमें शायद फेयर नहीं हो पाती एवेलुएशन, तो इस वजह से दो दो करें काफ़ी है। ये वैसे होना सोलो चाहिए, लेकिन फिर इतने सारे प्रेजेंटेशन टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एक वो भी एक अजाब है। ठीक है। ओके जी। सर जी। थर्सडे से स्टार्ट होनी है, नेक्स्ट थर्सडे 1 अप्रैल 2021 से। तो अगर मैं सेकंड पे करना चाहूँ? सेकंड अप्रैल क्लास नहीं होगी। नहीं मतलब सेकंड नंबर पर अगली जो क्लास होगी उसमें। वो हम डिसाइड करेंगे 1 अप्रैल को, ठीक है, मुझे याद करवा दीजिएगा उस दिन। ठीक है। और सर हाँ। प्रेजेंटेशन की कोई टाइम लिमिट, अगर 5 ओह to यस 10 यस मिनट्स? यस यस, मैंने ये बताना था। मैक्सिमम 12 to 13 मिनट्स ले लीजिएगा, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर सेशन, बिकॉज अमूमन बच्चे जो हैं वो 10 मिनट में प्रेजेंट कर लेते हैं और 2-3 मिनट जो है क्वेश्चन आंसर सेशन के हो जाते हैं। अगर 15 मिनट से ऊपर गई प्रेजेंटेशन तो आई विल डिडक्ट द मार्क्स, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, इतने सारे बच्चे हैं, सबकी प्रेजेंटेशन अकोमोडेट करनी है। सो not more than 15 minutes, but try to wind it up into 12 to 13 minutes, ताकि हमारे पास मार्जिन हो, हम आगे हम साथ पढ़ना भी है, प्रेजेंटेशन मजीद सर आगे इंक्लूडिंग जाके। क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं उसके हाँ, साथ 12 to 13 मिनट्स। उसके बाद 12 to 13 मिनट उसके साथ काफ़ी है नहीं? सर दूसरा मैंने पूछा था, एक कंफ्यूजन थी, अभी आप कुछ डिस्कशन का कह रहे थे, वो तो बस वही है ना जो डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटेशन या हमारी असाइनमेंट वगैरह, कोई फॉरम वगैरह तो नहीं ना आपने किया एलएमएस पे एलएमएस क्रिएट? में मैंने कोई फॉरम क्रिएट नहीं किया, लेकिन मैं वैसे मैंने पहले इसको नहीं किया कभी, बट दिस टाइम आई एम प्लानिंग कि मैं कोई ना कोई पर वीक एक फोरम कर दिया करूँ उस पर। तो क्या ख्याल है आप लोगों का, अगर कोई एक टॉपिक फ्लोट कर दिया जाए एंड इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इन इट, दिस कुड बी एन एक्टिविटी। सर उसके बस एंड पे नहीं कोई सर, रहने दे वो। ग्रेडिंग के अंदर उसका कोई फर्क नहीं आता, तो फिर वो अजीब सी हो जाता है, उस पे काफी टाइम लग जाता है उसको फिल अप करने में। उसको ग्रेडिंग में कर लेते हैं एडजस्ट कहीं। सर एलएमएस हमने खोलना नहीं है, सब पता नहीं चलता कब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया कब नहीं। ये तो असल में एलएमएस खोलना जो है बड़ा प्रॉब्लम है।
और इसको सेक्रेटरी रख लो LMS खोलने के लिए, जो तुम्हें कॉल के बता दिया करे कि जनाब सुफियान साहब LMS पे ये हो गया। मतलब आई नो यू आर बिजी, you are actually enrolled in 5 to 6 subjects and you are taking the labs, and being a student this is not your sole responsibility to open the LMS, so you need a support जो कि आपको वक्तन फ़वक्तन कभी कभी LMS ओपन करके बता दिया करे कि LMS पे क्या चल रहा है, एंड आप उसमें कमेंट करके आगे गुजर जाया करें। दैट इज़ ridiculous. So this is not the logic. Anyways, I had some plans कि मैं उस पर डिस्कशन फोरम पे इस दफ़ा टॉपिक्स फ्लोट किया करूँ, बट ये पॉइंट वैलिड है कि अगर उसमें ज़ाहिर बात है आप लोग तो नंबरों के लिए ही सारा कुछ पढ़ते पढ़ाते हैं, तो अगर मार्क्स नहीं होंगे तो नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन द डिस्कशंस, एंड बिकॉज हमें इससे तो लेना देना है कोई नहीं है कि हम कुछ नया सीख लें। एनीवेज आई विल ट्राई कि अगर मैं उस पर करूँ तो मैं किसी तरह से उसको ग्रेडिंग में एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। अगर मैं ना कर सका तो देन वी वुड नॉट। बाकी जो मैंने अभी तक डिस्कशन की है वो सिर्फ ड्यूरिंग एंड एट द डे ऑफ प्रेजेंटेशन हम आपके प्रेजेंटेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दैट्स इट। ओके ओके जी, नो मोर क्वेश्चंस अबाउट दिस प्रेजेंटेशन एटसेट्रा। चलें पढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके जी, आई एम एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन, तो आप मेरे पीछे आज कुछ अनवांटेड वॉइसेस सुन सकते हैं, तो अगर आपको लगे कि काफ़ी पीछे से शोर आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा। आई विल म्यूट द माइक एंड ट्राई टू रिड्यूस द नॉइस। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हमने पिछली क्लास में डिस्कशन स्टार्ट की थी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अमीनो एसिड्स आर्टिफिशियली, and we have talked about so far that there may be 3 strategies. One would be the modification of the CMP, modification of the biosynthetic pathway, and modification of the transport system. And here we discussed that why we need to produce the amino acids artificially, and then we pointed out some points that amino acids are very important with respect to their nutritional importance, as well as they may be added as a flavor enhancers, they may be used as a sweeteners. They are very approaching candidates for the pharmaceutical supplements. They may be added into the animal feeds. और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे शायद ये भी बताया था कि amino acids may be added into the foods which have been prepared for the vegetarians. इसके साथ जब हमने इसको स्टार्ट किया तो वी डिस्कस दैट सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे होता क्या है, what we have to do in the CMP. We have to reroute the carbon source into our desired product, and we have to minimize the unwanted products, as well as this central metabolic modification actually that will leads toward the production of some prerequisites for some other biosynthetic pathways. इसमें फिर हमने सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे की कुछ एग्जांपल्स पढ़ी, बल्कि एक एग्जांपल पढ़ी और उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज पढ़ी। उसमें हमने स्ट्रेटजी 1 पढ़ी थी कि इफ़ वी हैव टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ राइबोज 5 फॉस्फेट, we go for the transketolase deficient strain, as well as in the second strategy, if we need to produce the erythrose 4 phosphate, we would try to overexpress the transketolase enzyme in the strain which is actually the amino acid producer. So this was about it. Any questions up to this point? आपको लगता हो कि पिछले सेशन में आपको कुछ समझ नहीं आई, या जब आपने बुक से अगर पढ़ा हो तो आपको कोई नई चीज़ मिली हो जो मैंने मिस की हो, आप वहाँ वो यहाँ पे बताना चाह रहे हो, you can add here anything. No one? Okay, so we move next the strategy 2 for the production of amino acids from the central metabolic pathway. And strategy 2, actually this is the inactivation of phosphoenol pyruvate dependent PTS. ये हमने yes ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और इसमें मैंने बताया था कि we would alternatively shift towards the kinase system, and actually जो PTS है this is phosphate transferase system, and it would phosphorylase the glucose and it converts into the glucose 6 phosphate, and after conversion and after phosphorylation glucose will enter into the cell. तो इस केस में हमारा काफ़ी सारा PEP जो है वो कंज्यूम होता है, and here you can see that the PEP here the PEP that can be used to produce the amino acids. So we have to
preserve the phosphoenol pyruvate. So for the preservation point of view, if we introduce another system for the phosphorylation of the glucose, we can have better management of phosphoenol pyruvate. So talking about strategy 3, this is also for the preservation or the conservation of phosphoenol pyruvate. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये phosphoenol pyruvate normally that is being converted into pyruvate, pyruvate के बाद acetyl CoA, और acetyl CoA के बाद it enters into TCA cycle, yeah, Krebs cycle में enter. So there is another pathway here. Normally there is an enzyme which is called phosphoenol pyruvate carboxylase. It has ability to convert the PEP and to add PEP into directly the TCA cycle. तो अगर हम कंजर्वेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ PEP चाहते हैं, तो in that sense we have to protect the conversion of PEP into any other compound other than this required amino acid. So अगर हम यहाँ पे स्ट्रेटजी 3 के तौर पे इनएक्टिवेट कर दें फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को, here you can see that इस एरो के ऊपर क्रॉस का निशान है. So if we inactivate the PEP carboxylase, तो ultimately PEP की कंजम्पशन मज़ीद रिड्यूस हो जाएगी. एक स्ट्रेटजी में आपने क्या किया है कि PEP की कंजम्पशन यहाँ पे रिड्यूस कर ली. दूसरी स्ट्रेटजी में आपने क्या किया कि PEP को कन्वर्ट नहीं होने दे रहे या PEP को एंटर नहीं होने दे रहे डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल के अंदर. This is the third strategy for the conservation of PEP. So if we here consider the fourth strategy ये कहती है कि actually यहाँ पे we have introduced an other enzyme or we have activated an other enzyme which is called PEP synthase. PEP synthase enzyme has a unique property. It has ability to use the pyruvate as a substrate, and then it would convert the pyruvate into PEP, phosphoenol pyruvate. So sometimes it is possible. We have stopped the usage of PEP into phosphorylation. We have inactivated the entrance of PEP into TCA cycle, but still PEP has ability to convert itself into the pyruvate. So here we have another strategy. जितना भी पायरुवेट बन रहा है, अगर हम कोई ऐसा एंजाइम एक्टिवेट कर लें या कोई एंजाइम एम्पलीफाई कर दें कि वो जितना पायरुवेट बने उस पायरुवेट को रिवर्ट बैक करें, उसको उससे दोबारा PEP बनाए. Because in this condition we want maximum PEP if we want to produce some random amino acids. So we can use these strategy 3 and 4 in combination. This is simple. In the strategy 3, we are actually going to inactivate the PEP carboxylase, and in the strategy 4, we are actually amplifying the PEP synthase. And the purpose behind all these two modifications is to enhance the reservoirs of PEP and to minimize the consumption of PEP. And ultimately, we are having the PEP, which is the substrate for the amino acids. So this was about it. We have talked about 4 strategies. ये चारों की चारों strategies जो हैं ये in combination भी इस्तेमाल हो सकती हैं. But most importantly, strategy 2, strategy 3 and strategy 4, they can be used in combination because all of these 3 strategies, they direct the central metabolic pathway towards the conservation of PEP. तो ये तीनों स्ट्रेटजी अगर हम इन कम्बिनेशन यूज करेंगे तो वी कैन हैव अ मैक्सिमम PEP and ultimately our production for the amino acid that would be enhanced. तो इसी वजह से जो हमारे पास जेनेटिक रिकम्बिनेंट स्ट्रेन्स हैं या जो मेटाबॉलिकली इंजीनियर्ड स्ट्रेन्स हैं उनमें ये स्ट्रेटजी जो है इन कम्बिनेशन इस्तेमाल होती हैं. अब यहाँ पे इस बात को भी फोकस करेंगे कि हमारे पास काम एक ही है. काम क्या है कि हम किसी तरह से PEP के रिजर्वायर्स को इन्हांस कर लें. तो हमारे पास पर्पस एक है, उसको सपोर्ट करने के लिए वी आर यूजिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड्स और वी आर फोकसिंग ऑन डिफरेंट अल्टरनेटिव एंजाइम्स जो किसी ना किसी स्टेप पे PEP को यूज़ कर रहे हैं. बट स्टिल यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा कि हम 100% पायरुवेट को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे PEP में और ना ही हम ये करना चाहते हैं, बिकॉज
Cell also require the conversion of PEP into pyruvate and pyruvate into acetyl-CoA for its proper function. If we have inhibited the conversion of PEP into pyruvate and acetyl-CoA, cell cannot survive. तो 100% कुछ नहीं होगा. किसी भी हम मैकेनिज्म की ब्लॉकेज की बात करेंगे तो वो 100% ब्लॉकेज नहीं होगी. We would not consider it. This would actually go up to some percentages. अभी आप जब बुक के अंदर यही वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बताएगा कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इन सम नेक्स्ट स्ट्रेटजीज, हम यहाँ पे अगर एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्रिजमेट म्यूटेज एंजाइम एक्टिवेट करवाया तो 50% इंक्रीज हुआ हमारे पास प्रोडक्ट में. तो बिल्कुल इसी तरह से देयर वुड बी द इंक्रीज ऑफ सम परसेंटेज, नॉट एग्जैक्टली द 100% इंक्रीज एंड 100% ब्लॉकेज, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल. कोई भी पाथवे हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे, ना हम करेंगे, ना हम करना चाहते हैं. तो दिस वाज अबाउट इट. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल for the central metabolic pathway, that how we are producing some prerequisites. These prerequisites that would be now used in other biosynthetic pathways to produce the amino acids, but these prerequisites, they are being produced from central metabolic pathways, and we have used some alternative enzymes जिन्होंने क्या किया है कि सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे को मैनिपुलेट किया है अकॉर्डिंग टू आवर व्यू पॉइंट, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. तो ये सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे की एक एग्जांपल थी. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ ऐड करना चाहता हो या कुछ समझ में ना आया हुआ हो तो मुझे बताएं. जो स्ट्रेटजी नंबर 4 है उसमें पीईपी सिंथेस सिर्फ पायरुवेट से पीईपी को जनरेट करता है, तो हम उसकी एम्प्लीफिकेशन करेंगे ताकि हमारा अल्टीमेट गोल जो कि पीईपी है वो बनता जाए. यस, वो मेरा मिस हो गया था तो जैसे हाँ, क्योंकि देखें नॉर्मली जब ये पाथवे चल रहा है तो सेल ने क्या करना है कि उसका मैक्सिमम कार्बन फ्लो जो है वो है टुवर्ड्स क्रेब साइकिल. हमने क्या करना है कि हम क्रेब साइकिल को तो स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास जो पायरुवेट अगर बन रहा है, फॉर एग्जांपल 100% बन रहा है पीईपी से पायरुवेट, तो हम उस 100% में से 50% पायरुवेट को वापस पीईपी बना रहे हैं ताकि जो पीईपी है उसका फ्लो टुवर्ड्स अमाइनो एसिड किया जा सके फ्रॉम द पायरुवेट फॉर्मेशन. तो दिस इज़ लाइक दैट. और डेफिनेटली इसमें हमने एक जो एग्जांपल पढ़ी है एंजाइम के, दिस इज पीईपी सिंथेज, ये पायरुवेट को वापस कन्वर्ट कर रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में. ओके, एनीवन एल्स? ओके, आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन क्लियर्ड टू दिस पॉइंट. सो अगली स्ट्रेटजी जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी यहाँ पे, द second step or the second way that could be, this is actually the modification of biosynthetic pathway. तो पहले वाला हमने एग्जांपल डिस्कस की है. अब दूसरे वाले में अगर हम चलते हैं तो इसमें if we want to modify any biosynthetic pathway, तो normally what we do, we do the enzymatic manipulations, और हम एंजाइम्स को मैनिपुलेट करेंगे और एंजाइमेटिक मैनिपुलेशंस के साथ अल्टीमेटली होगा क्या कि we would be able to amplify enzymes in higher rates, as well as we would be able to inhibit the synthesis of any enzyme. So this would fall in the category of the enzymatic manipulations, because we have manipulated the enzymatic machinery of our strain. And more specifically, because we are talking about the biosynthetic pathway, so this enzymatic manipulation that would only be related with the biosynthetic pathways, not with the central metabolic pathway. क्योंकि सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे की हम डिस्कशन कर चुके हैं. अगर हम कोई भी ऐसा एंजाइम मैनिपुलेट करेंगे जो कि सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे में है, तो देन दिस वुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द सीएमपी. Now we are talking about the modification of biosynthetic pathways. तो जहाँ पे जितनी भी enzymatic manipulations की बात होगी सिर्फ biosynthetic pathways की बात होगी. अब जो enzymatic manipulations हैं उसमें हम दो तरीकों से काम करते हैं.
There are some enzymes which are considered as a rate limiting enzymes in some biosynthetic pathways. क्या आप में से कोई बता सकता है कि what are the rate limiting enzymes, या होते क्या हैं, या basically ये concept क्या है rate limiting enzymes, what is that? Rate limiting enzyme. जो एक सर्टेन पॉइंट तक सर उसकी क्वांटिटी, उसकी जो जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब सेचुरेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो उस रेट को लिमिट कर देंगे। नो मैटर व्हाट हम जितना सबस्ट्रेट उसमें डालें, लेकिन उसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं आता उसकी रेट के ऊपर। तो इस तरह से वो सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की प्रोडक्शन में भी ज़रूरी होते हैं, एंड दे व्हेन दे गेट सेचुरेटेड तो हमारी प्रोडक्ट का रेट बहुत लिमिट हो जाएगा। Okay, and anyone else? सर ये वो सर एंजाइम्स होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन से फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। यस सर, सो आई थिंक You guys are right. Actually, she explained it very well. रोहमा ने इस पे डाली है रोशनी अच्छी, और you are right. All of you basically enzyme which gets saturated, when it gets saturated, it would not be able to convert the substrate into the product. So this enzyme that would be considered as rate limiting enzyme. For most of the biosynthetic in most of the biosynthetic pathways, these rate limiting enzymes are there, present there. And actually whatever and no matter what we have provided the substrate concentration, ये एक अपने स्पेसिफिक रेट पे ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होंगे। जितना मर्जी सबस्ट्रेट इन्हांस कर दें, हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज ये एक स्पेसिफिक पेस के साथ ही काम करेंगे। दे आर द रेट लिमिटिंग बेसिकली। एंड इसको सेकंड जो बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी है उसमें हम बोटल नेक एंजाइम्स भी कहा करते हैं। जस्ट लाइक अ नेक ऑफ द बॉटल विच इज़ नैरो। तो जितना मर्जी बॉटल का बॉटम ओपन हो, लेकिन द नेक इज़ वेरी नैरो, सो उसमें से एक स्पेसिफिक रेट पे ही फ्लूइड का वाटर फ्लो होगा। सो दैट्स व्हाई this is actually the termed as rate limiting. So the first step in the enzymatic manipulation of the biosynthetic pathway is the modification of rate limiting enzymes. हमारे पास बायोसिंथेटिक पाथवे में हम रेट लिमिटिंग एंजाइम को मॉडिफाई करेंगे, और इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि इसकी एक्टिविटी इन्हांस हो जाए। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, ये एग्जांपल अभी आगे मज़ीद डिस्कस होगी। एक एग्जांपल लिखी हुई है कि व्हेन वी यूज टू प्रोड्यूस द फिनाइल एलानिन, दिस इज एन अमाइनो एसिड, and we use to produce this phenylalanine from the glutamicum, Corynebacterium glutamicum. In that case, we amplify the enzyme which is called Kurismate mutase, which was actually the rate limiting enzyme in this pathway. And after amplification of the Kurismate mutase, it has been observed that the production of L-phenylalanine, it has been increased up to 50%. For example, अगर पहले 50 ग्राम प्रोडक्शन हो रही थी पर लीटर्स, नाउ दिस वुड बी 75 ग्राम्स। तो दिस वुड बी एक्चुअली 50%। अगर पहले 50 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा था और अब 100 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज 100% इंक्रीमेंट। और 50% इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले 50 ग्राम था, अब वो 75 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा होगा। सो दिस इज द टर्म विच इज एक्सप्लेनिंग द 50% इंक्रीमेंट। Second step that we can add, and second the method or second type of modification that we can have here, this is the introduction of heterologous enzymes. The heterologous enzymes, as the name is indicating, that would be the combination of two enzymes. For example, यहाँ पे एक एग्जांपल है जी, हम इकोलाई की जीन में इकोलाई में जीन इंसर्ट करके एम्पलीफाई करते हैं, which is responsible to produce two enzymes in a single unit, heterologous. One would be the Kurismate mutase, and number two, that would be the prephenate dehydratase. अब ये जो दोनों एंजाइम्स हैं, दे आर इन फॉर्म हेटरोलोगस, एक हेटरोलॉग की फॉर्म में है। इसमें प्रीफिनेट डिहाइड्रेटेज जो है, दैट हैज़ एन अदर सबस्ट्रेट। कुरिस्मेट म्यूटेज के पास कोई और सबस्ट्रेट है हमारे पास, ठीक है। इट माइट पॉसिबल, मेरी एग्जांपल ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इट माइट पॉसिबल कि कुरिस्मेट म्यूटेज जो है ये एक प्रोडक्ट बनाता है
और उस प्रोडक्ट को एज ए सबस्ट्रेट यूज करेगा प्रीफिनेट डिहाइड्रेटेज। तो बाय प्रोड्यूसिंग द हेटेरोलोगस एंजाइम्स हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रीफिनेट डिहाइड्रेटेज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है विच इज़ रिक्वायर्ड बाय अस। ओके, अब इसके लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए वो बनाना है क्रिस्मेटमेटेज ने। तो हमने इसके साथ हेटेरोलोगस प्रोडक्शन कर दी है क्रिस्मेटमेटेज की भी। सो 2 in 1 basically. We are actually converting the two substrate into the product, one out of which is our required product. So basically, according to this example, it has been reported the 35% increment in by this method in the production of phenylalanine amino acid, and what we have done, we have produced the crismate and prephenate dehydratases in heterologous form. Okay, तो up to this मतलब हम point, डायरेक्टली जो है वो अपना सबस्ट्रेट ऐड नहीं कर रहे हैं, हम कोई और सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं और फिर जो म्यूटेज एंजाइम है वो उसको हमारे रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट में चेंज। हाँ आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे आपकी बात से एतराज़ है। यहाँ पे सिर्फ देखिएगा ये एक पैथवे आया हमारे पास। अभी इस पैथवे को पूरा को डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे देखने लगा हूँ आपको। इसमें क्रिस्मेट से बना प्रीफेनेट से बना फिनाइल पायरुवेट और उससे बना फिनाइल एलानीन। अब हमने क्या किया यहाँ पे, मिसाल के तौर पे क्रिस्मेट से बनना था प्रीफेनेट ने, और प्रीफेनेट ने बनना था फिनाइल पायरुवेट, और यहाँ से फिनाइल एलानीन। Now the phenylalanine is our required product. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ. This is our required product. Let's suppose. So for the production of phenylalanine हमें चाहिए क्या? Phenyl pyruvate. Phenyl pyruvate कहाँ से आएगा? This would be produced from the prephenate. अब इसका मतलब है कि अगर हमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाई लेवल ऑफ phenylalanine चाहिए, तो हमें उसका सबस्ट्रेट भी हाई प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, जो कि है फिनाइल पायरुवेट। अगर फिनाइल पायरुवेट हाई लेवल पे चाहिए तो हमें उसका सबस्ट्रेट जो प्रीफिनेट है इसकी हाई कंसंट्रेशन चाहिए होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजी हम क्या करेंगे, हम हेटेरोलोगस एंजाइम्स इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि सबसे पहले ये काम करेगा कि प्रीफिनेट को कन्वर्ट करेगा फिनाइल पायरुवेट में, यानी कि जो फिनाइल पायरुवेट है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे हम। फिर हम एक एंजाइम इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि फिनाइल पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा फिनाइल एलानीन में। तो वो एंजाइम जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल है एट दिस पॉइंट, और एक एंजाइम जो यहाँ पे एप्लीकेबल है, हम इन दोनों एंजाइम्स को अगर सिंगल यूनिट में इन द हेटेरोलोगस फॉर्म प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम कर रहे हैं कि वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फिनाइल एलानीन इन द टू स्टेप मेथड। तो बेसिकली हेटेरोलोगस एंजाइम का ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ओके, आई होप आई हैव क्लियर्ड माय पॉइंट। इससे यानी कि जो हमारे पास बीच में प्रोडक्ट बन रहा था एक, तो वो वाला फिर स्किप नहीं होगा, या वो इतनी टाइमिंग कम होगी कि उसके फौरन बाद बनने लग जाए, इस तरह कंसीडर करवाएंगे? नहीं, स्किप कोई नहीं हो रहा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी स्किप कुछ नहीं हुआ। प्रीफेनेट है, प्रीफेनेट से फिनाइल पायरुवेट बनना ही बनना है, और फिनाइल पायरुवेट से फिनाइल एलानीन ने बनना है। अब आप यहाँ से रिवर्स पे अगर चलते हैं कि हमें फिनाइल एलानीन ज़्यादा चाहिए, तो कीपिंग इन व्यू द लॉक एंड की मॉडल एंड सम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट रेशो, अगर फिनाइल एलानीन ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट ज़्यादा होना चाहिए। अगर फिनाइल पायरुवेट इसका सबस्ट्रेट है तो फिनाइल पायरुवेट भी कहीं से आ रहा है, वो प्रीफेनेट से आ रहा है। प्रीफेनेट इज अ सबस्ट्रेट ऑफ फिनाइल पायरुवेट, तो इसका मतलब है कि हमें प्रीफेनेट की क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी है। तो हम पहले स्टेप पे ये करेंगे कि ऐसा एंजाइम इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि प्रीफेनेट को मैक्सिमली कन्वर्ट करवाए फिनाइल पायरुवेट में, और फिर फिनाइल पायरुवेट को कन्वर्ट करवाएं एलानीन में, फिनाइल एलानीन में। तो ये दो स्टेप्स आ गए ना। अब हमने एंजाइम इंट्रोड्यूस करवा दिया विच इज हेटेरोलोगस, which has ability to convert the prephenate first into the phenyl pyruvate, as well as it has ability to convert the phenyl pyruvate into phenylalanine. So this was our purpose, to produce the maximal phenylalanine, और उसकी जो prerequisites थी
वो भी हमने पूरी कर ली बाय इंट्रोड्यूसिंग द एंजाइम। तो सर एक्चुअली आई इससे वांटेड जी इससे फायदा क्या हुआ? हम तो वैसे जो अपने पहले एंजाइम भी यूज करवा रहे हैं उससे भी तो करवा ही सकते हैं। वो भी हम अगर सबस्ट्रेट और एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो प्रोडक्ट बढ़ ही जाएगा हमारा। हाँ, देखिए यहाँ पे जो हमने दो बातें देखी हैं, हम दो डिफरेंट मेथड्स देख रहे हैं ना, दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। अब उससे भी कर सकते हैं, ये भी कर, यहाँ पे मैंने दोनों लिखे हुए हैं कि एक तो ये है कि कोई भी किसी लेवल पे अगर रेट लिमिटिंग एंजाइम है तो हम उसको एम्पलीफाई करते हैं। दूसरा ये है कि हम हेटरोलोगस एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो जब हम मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट are under consideration. For example, the availability of the resources. It might possible sometimes you prefer to switch your engineering towards the heterologous enzyme production. आप rate limiting पे या दूसरे enzyme production पे ना जाएं, heterologous पे जाएं. तो this is an alternative way that can happen. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेटजी आ गई है जैसे हमारे पास फिनाइलएलानाइन मैक्सिमली प्रोड्यूस हो रहा है तो हम दूसरी किसी स्ट्रेटजी की तरफ सोचें ही ना। नो, दिस इज नॉट द वे। ठीक है सर ये सर ना कि एक एंजाइम मॉडिफाई करवा दें दूसरे के, वो उसी प्रोडक्ट को यानी कि एक ही रिएक्शन को 2-3 स्टेप्स उसके कंटिन्यू करवा पाए। नहीं, मुझे सिर्फ तो बात समझ नहीं आई, थोड़ा फिर से बोलो। मतलब कि ये जैसे आपने अभी हेटेरो एंजाइम का बताया, हेटेरोलोगस एंजाइम का, तो ये यानी कि पहले से ही इसी तरह होते हैं या हम इनको जेनेटिकली मॉडिफाई करवा रहे होते हैं? हाँ हाँ, ये इनिशियली इस तरह नहीं है, बट वी हैव इंट्रोड्यूस अ जीन। फॉर एग्जांपल बाज केसेस में अपेरॉन्स एक्टिवेशन हम करते हैं। एज यू हैव ऑब्जर्व्ड इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अपेरॉन में क्या है कि एक ही जीन्स हैं, वो एक ही ऑपरेटर और प्रमोटर रीजन से एक्टिवेटेड हैं। तो देयर आर सम एग्जांपल्स इन विच वी एक्टिवेटेड द अपेरॉन्स। जब अपेरॉन्स की अल्टीमेट हम उसमें मॉडिफिकेशंस के बाद ट्रांसलेशन करवाते हैं तो फिर हमारे पास एक प्रोटीन सब यूनिट बनता है। अल्टीमेटली उस पर दो एक्टिव साइट और कैटालिटिक साइट्स हैं, and then it is performing different functions. It is converting two substrate into two different products. ठीक है, तो this is heterologous. ये heterologs बनाए हैं हमने। ओके सर हम्म सर इस कन्वर्जन से पहले हमें सबसे पहले जो प्री फिनेट है वो भी तो हायर अमाउंट में प्रोडक्शन उसकी जरूरी है, तो उसके लिए तो सेपरेट हाँ एंजाइम यूज होगा। हाँ, उसके लिए सेपरेट है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें ना मोइस, ये जो एग्जांपल आ रही है अभी हमारे पास, चलें इस पर डिस्कशन करते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि मैं पहले ये ब्रांच पॉइंट वाली बात कर लूँ, लेकिन चलें इसी पे बात करते हैं, पहले एग्जांपल पे आते हैं। देखें अब अगर जी सर ये हेटेरोलोगस एंजाइम में एक्टिव साइट का किस तरह का सीन होगा कि वो दो स्टेट को यूज करवा रही है? तो हाँ, नहीं देखें, उस हेटरोलॉगस है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है विच इज हैविंग two different sites. For example, we have produced 100 units of enzymes, for example 100 units of that heterologous enzymes. उसमें से कुछ यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे प्री फिनेट टू फिनाइल पायरुवेट की कन्वर्जन में इन्वॉल्व होंगे। कुछ यूनिट्स जो हैं वो फिनाइल पायरुवेट से फिनाइल एलानिन की कन्वर्जन में इन्वॉल्व होंगे। And this could be done in an alternative way. तो एक ये ही जरूरी हाँ एक ही एंजाइम यानी कि दोनों नहीं करवा रहा हमने उसको, यानी कि हाफ जो है वो एक एक्शन प्रोसेस करवा रहे हैं और हाफ जो है हाँ वो दूसरा। हाँ, मैं यही बात करने लगा था कि whenever the metabolism is in process, तो हम इसमें बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे कि एक एंजाइम दोनों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन ये पॉइंट जहन में रखने वाला है कि एक एंजाइम एक ही टाइम पे दोनों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक एंजाइम एक ही टाइम पे दोनों काम नहीं करेगा। If there is an enzyme which is involved in the conversion of prephenate into phenyl pyruvate, simultaneously that would not be converting this phenyl pyruvate into phenylalanine. It is possible this is the same enzyme which has been used previously in the conversion of prephenate into phenyl pyruvate, and later on वही enzyme दूसरी साइड से फिनाइल पायरुवेट को फिनाइल एलानिन में कन्वर्ट करेगा। बट साइमल्टेनियसली ये इसकी पॉसिबिलिटीज कम है कि ये दोनों काम इकट्ठे कर रहा हो। ठीक है,
ओके अच्छा जी, इस पैथवे पे आइएगा ज़रा। इस पैथवे पे हम पीछे सेंट्रल मेटाबॉलिक पैथवे में पढ़ के आए हैं, हाउ टू प्रोड्यूस एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, दिस वन, ठीक है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट. So erythrose 4-phosphate, the product of the central metabolic pathway, which is actually the prerequisite here in this biosynthetic pathway for the production of phenylalanine. अब इस pathway में हो क्या रहा है कि erythrose 4-phosphate that has been combined with the phosphophenols pyruvate PEP enzyme has converted both of them into DAHP. DAHP is the 3-deoxy-arabinohaptulosonate 7-phosphate, DAHP, ठीक है. एंड जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है, दिस इज कॉल्ड फॉस्फेटेज, DAHP-tase. Okay, this is converting this PEP plus erythrose 4-phosphate into DAHP. अब ये DAHP जो है मल्टी स्टेप प्रोसेस है, दैट विल बी कन्वर्टेड फाइनली इनटू क्रिजमेट. एंड अब हमारा काम यहाँ से शुरू होता है मेटाबॉलिक इंजीनियर्ड स्ट्रेन्स का. क्रिजमेट दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनाइल प्रीफेनेट, प्रीफेनेट के बाद फिनाइल पाइरुवेट, और उसके बाद अल्टीमेटली फिनाइल एलानिन, अगर बड़े सीधे सीधे तरीके से हम आए तो. यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, हियर इज द क्रिजमेट म्यूटेज, this one. So to convert the crismate into prephenate, we require the enzyme which is called crismate mutase. And crismate mutase would be responsible to convert this crismate into prephenate. The second strategy that we can use, this is the production of the crismate mutase with the prephenate dehydratase in the heterologous formation here. सेकेंड स्टेप पे, ठीक है. तो जो प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज है, व्हाट इट इज डूइंग, इट वुड डू द कन्वर्जन ऑफ प्रीफेनेट इनटू फिनाइल पाइरुवेट, हियर दिस वन. तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 एंजाइम्स इन्वॉल्व हो गए. वन इज द क्रिजमेट म्यूटेज जिसने इन्हांस किया है प्रीफेनेट के प्रोडक्शन को. प्रीफेनेट में आगे इन्वॉल्व हो गया है क्रिजमेट म्यूटेज के साथ साथ प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज that has converted the prephenate into phenyl pyruvate, and after that phenyl pyruvate maximally जो है सिर्फ कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल एलानिन के अंदर. ये बात हुई. अब यहाँ पे हम इन दोनों स्ट्रेटजीज को साइमल्टेनियसली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल क्रिजमेट म्यूटेज भी और उसके साथ प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज भी, जो हम पीछे एग्जांपल पढ़ के आए हैं हेटरोलोगस एंजाइम्स की, ठीक है. तो इस केस में वी कैन हैव द प्रोडक्शन ऑफ क्रिजमेट म्यूटेज अलोंग विद द प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज. पर्पस क्या है कि हम फिनाइल एलानिन प्रोड्यूस करें, और इसमें साथ सोर्स भी मेंशन है कि प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज जो है ये आता कहाँ से है. इट यूजुअली वी टेक फ्रॉम द इकोलाई, एंड इकोलाई से लेकर हम उसकी इसमें क्लोनिंग करते हैं, फिर उसकी एम्पलीफिकेशन होती है, उसकी प्रोडक्शन होती है, और उसके रिजल्ट में we are having ultimately here the production of the phenylalanine. Okay जी, everything is clear? Yes sir. कोई सवाल जवाब? ओके अच्छा, यहाँ पे इसी पैथवे में अगर आप देखते हैं तो इस पैथवे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टायरोसिन प्रोडक्शन के लिए भी. यहाँ पे अगर आप देखते हैं टायरोसिन प्रोडक्शन के लिए क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इन एंजाइम्स में से हम प्रोड्यूस करेंगे क्रिजमेट म्यूटेज. क्रिजमेट म्यूटेज क्रिजमेट को प्रीफेनेट में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद जो अगला एंजाइम है हमारे पास सेकंड वाला, वो कौन सा है, प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज. अगर हम उसको इनहिबिट कर दें, जैसे कि यहाँ पे ये एक निशान, इसका माइनस का इंडिकेशन है, दिस इज एक्चुअली फॉर द इनहिबिशन ऑफ दिस सेकंड एंजाइम, और सेकंड एंजाइम हमारे पास था प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज. तो अगर हम प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज को इनहिबिट कर दें और सिर्फ प्रोड्यूस करें क्रिजमेट म्यूटेज को, तो क्रिजमेट म्यूटेज से बनेगा प्रीफेनेट. आगे एंजाइम काम नहीं कर रहा, और ये प्रीफेनेट जो है ये इसकी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी टायरोसिन में. तो ये है क्या कि
पीछे प्री रिक्विजिट जो आया था यानी सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे से वो एक ही आया था, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। उसको आगे हमने मॉडिफाई किया पाथवे को, बायोसिंथेटिक पाथवे को हमने क्रिस्मेट म्यूटेज एक्टिवेट करवाया और अल्टीमेटली हमने टायरोसिन बना लिया। या हमने क्रिस्मेट म्यूटेज के साथ साथ प्रीफिनेट डिहाइड्रेटेज एक्टिवेट किया और हमने फिनाइल पाइरूवेट बना लिया। और फिनाइल पाइरूवेट अगर बन गया तो अल्टीमेटली इट वुड बी कन्वर्टिंग इनटू फिनाइल एलानीन। तो सर हाँ सर हम एल टायरोसिन बना क्यों रहे हैं यहाँ पे? हमें तो प्रोडक्ट चाहिए अपनी, तो कौन सी प्रोडक्ट ये चाहिए? सर हमें तो फिनाइल एलानिन चाहिए ना, तो हम फिर एल टायरोसिन क्यों बना रहे हैं? अच्छा नहीं मोइज, यहाँ पे दो बातें हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो है टायरोसिन ये है क्या? सर ये अमाइनो एसिड नहीं है? यस। तो बायोसिंथेटिक पाथवे हम पढ़ रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, टॉपिक हमारा बेसिकली ये है। तो इसमें इस पाथवे से हम दो अमाइनो एसिड ले सकते हैं, फिनाइल एलानिन भी और टायरोसिन भी। टायरोसिन कैसे ले सकते हैं वो भी बताया मैंने, और फिनाइल एलानिन कैसे ले सकते हैं वो भी बताया मैंने। ओके यस। बिल्कुल ठीक हो गया। ओके अभी तक हमने ना सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है इसमें, ये जो छोटा सा पार्ट है ये ट्रिप्टोफैन वाला, दिस वन, ये नहीं पढ़ा हमने, ये नहीं पढ़ा। अभी हम सिर्फ ये राइट साइड वाला जो पोर्शन है वी हैव टॉक्ड अबाउट इट एंड वी प्रोड्यूस द टायरोसिन एंड ब्ला 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 ब्ला। यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल हो तो ही और शी में आस्क, अदरवाइज मैं यहाँ पे लेक्चर जो है उसको आज वाले को टर्मिनेट करते हैं हम, ताकि सर यस सर मैंने पूछना था, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं प्रेजेंटेशन? यार आप इंडिविजुअल नाम लिखेंगे ना तो मैं कोई से भी दो इंडिविजुअल को पकड़ के एक पेयर बना दूंगा। और अगर अल्टीमेटली मुझे लगा कि कोई ऐसा है कि जैसे मुझे लगता है कि ज़ईम इस क्लास में ऐसा बच्चा है जो आप लोगों के साथ फेमिलियर नहीं है, तो ज़ईम इज़ ओके टू प्रेजेंट द सोलो। अदरवाइज आप अकेले अकेले लिखेंगे तो मैं पकड़ के कोई से भी दो बना दूंगा। सो डोंट ट्राई टू। ओके सर खुदा यार भी तो है जी, दोनों की ग्रेडिंग सेम होगी ना अपनी मर्जी। खुदा यार के साथ बिलाल है, खुदा यार के साथ बिलाल है। खुदा यार जो है तुम उसको इजी ना लिया करो। यस जी सर, सर वो सर ये मतलब बच्चे एक इजी से लेते बड़ा हैं मुझे। इन बच्चों को पता नहीं है ना तुम कितने सीनियर हो। सर इनको बताएं। मेरे साथ सर इनको इनका आई थिंक 12वां सेमेस्टर है इसका। नहीं, खुदा यार ये मैंने नहीं बताया है इसको। ओ भाई अल्लाह माफ करे, मेरा लास्ट है। क्या हो गया? 12वां किधर आ गया? सर ये बात इसने पिछली बार भी की थी, इसने पिछली बार भी ये कहा था ये मेरा लास्ट है। ओके बी साइलेंट ऑल ऑफ यू। यस कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा था। सर वो अटेंडेंस लगा दे, वो ना बच्चे इंटरनेट इशू आ रहा है बार बार। ओके मैं आपकी सर अटेंडेंस ये मार्क कर क्वेश्चन दूंगा, था। मेरे पास इसका लॉग है, मैं अटेंडेंस कैंपस में जाकर लगाऊंगा। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सर मेरा क्वेश्चन था सर कि जो असाइनमेंट जो हमारी प्रेजेंटेशंस हैं, क्योंकि वो पेयर्स में होंगी तो उनकी टेम्पलेट सेम रखनी है हमने जो दो लोग होंगे, और फिर उस हिसाब से डिवीजन करेंगे या अपनी अपनी बना के उसको डिवाइड करेंगे, ये किस तरह से इसको करें? नहीं आपने एक ही रखनी है, मतलब एक ही फाइल होगी, उसमें एक बच्चा प्रेजेंट करेगा और वो बड़ा प्रॉपर तरीके से दूसरे को इनवाइट करेगा कि मैंने अपना पार्ट प्रेजेंट किया है ना, इसको एक्सटेंड करेंगे मेरे साथ फलां फलां फलां। तो बिकॉज ये एक है, यू बोथ ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फाइल। हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक ने आधा बना लिया दूसरे ने आधा बना लिया, वो तो फिर एक मज़ा नहीं रहेगा। तो आप लोग एक ही बनाएंगे। ओके एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर अटेंडेंस लगा ली आज? हाँ सर मेरी नहीं लगी। लगी अटेंडेंस तेरी, मैं मेरे पास अभी वो नहीं एक्सेस नहीं है, कैंपस में जाकर लगाऊंगा। तो मेरे सर पास आप ये कैंपस जूम जाए ना। अच्छा सर ना खाओ मेरे इस टाइम। चलो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर क्लास एंड करने लगा हूँ। बाय बाय। सर है क्वेश्चन। सर वो मुझे ना अभी भी उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि एक ही अगर हम एंजाइम को बना रहे हैं उतना यानी कि लंबा चौड़ा काम करवा रहे हैं, फिर वो हमें फंक्शन भी लहदा लहदा ही दे रहा है, यानी कि एक काम को ही कर
इतने लंबे चक्कर में पढ़ क्यों रहे हैं तुम यू डोंट वरी अबाउट इट। तुम एक काम कर लो इसको, ये एक पैराग्राफ है बुक में ना, जो जिस बुक का टाइटल है फूड बायोटेक्नोलॉजी बाय शेट्टी एट ऑल, तो वो पैराग्राफ पढ़ लो। अगली क्लास में हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा इस तरीके से डिस्कस कर सकेंगे। ओके ओके चलो डन हो गया। ओके अल्लाह हाफिज़।